Good afternoon, this side Pooja Gupta and you are watching Pooja Gupta channel. Welcome to the channel. आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो दोबारा से all the candidates who are watching advanced channel please join the classes as soon as possible. जितने भी candidates जो advanced classes को देख रहे हैं वो फटाफट classes को join कीजिए। ये आपकी टीजीटी आर्ट्स की क्लासेस है, तो जितने भी कैंडिडेट्स टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस फ्रूटफुल भी हो सकती हैं। दूसरी एक और चीज़, अब आपने सुना है कि जो आपका टीजीटी कमीशन का पेपर है उसकी जो डेट है ऑनलाइन सबमिशंस की वो भी एक्सटेंड कर दी गई है, और वो जो डेट है वो अब 31 जुलाई हो गई है। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी भी अपॉर्चुनिटी है, जिन कैंडिडेट्स ने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज़ जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है तो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। ईशा ठाकुर जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द चैनल। और जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मैंने टाइम चेंज किया है 12 बजे, तो प्लीज़ जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर द वीडियो और अपने स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए या अपने फ्रेंड्स को बताइए कि क्लासेस शुरू हो गई हैं। देखिए अभी छुट्टियां हैं तो क्लासेस अप एंड डाउन भी चलती हैं, तो आप जितनी जल्दी है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जो बंद पड़ रहा है, जैसे बिजी शेड्यूल से मैं टाइम निकाल पा रही हूँ, तो इन क्लासेस को जरूर देखिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अभी जो है थोड़ी सी इरेगुलरिटी आ रही है, उसका रीज़न यही है कि थोड़ा बिजी शेड्यूल है, थोड़ी हॉलीडेज है, जिसकी वजह से ये अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्लासेस को हम रेगुलर करने की कोशिश करते हैं, पर आपको पता है वर्किंग शेड्यूल में बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे जनरल क्वेश्चन है, पेपर से लिए गए हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जब जब क्लासेस लग रही हैं प्लीज़ इन क्लासेस को देखिए, क्योंकि अप एंड डाउन इस चैनल पे थोड़े टाइम तक रहेगा, फिर कंटिन्यू हम कोशिश करते हैं। कोशिश हमारी पूरी रहती है कि क्लासेस मिस ना हो, बट ड्यू टू सम वर्किंग शेड्यूल, ड्यू टू द बिजी शेड्यूल ऑफ द वर्क, कई बार क्लासेस मिस हो जाती है। तो उसके लिए हम पहले से ही माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। तो चलिए क्लासेस को ज्वाइन करते हैं और शुरू करते हैं। ईशा ठाकुर जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर द वीडियो। मज़ा तभी आता है क्लास लेने का जब व्यूज को या कैंडिडेट्स इस वीडियो को शेयर करें, तभी ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ फ़ायदा हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस नियर द मानसरोवर लेक? इसमें से कौन सी ऐसी झील है या कौन सी ऐसी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? आपके सामने ऑप्शंस रखे गए। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, कई बच्चों को लग रहा होगा कि हम पुराने पेपर्स डील कर रहे हैं। पुराने पेपर से कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कंटेंट आप भी पढ़ते हो, पर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्ट्रैटेजी एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस गवर्नमेंट विल आस्क। तो उसके बेसिस पे आपके आगे क्वेश्चंस है। नया कंटेंट भी यही होगा, इसमें ऑप्शंस भी हैं। तो अभी जैसे जैसे कंटेंट चल रहा है वो आप प्लीज जरूर दीजिए। गंगा, यमुना, इंडस, गोदावरी। देखिए मानसरोवर झील से गंगा नहीं निकलती, गंगा निकलती है गंगोत्री से, ठीक है। जब ये गंगोत्री से निकलती है तो इसका नाम क्या है? इसका नाम भगीरथी है। जब भी ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी तो इसका नाम पड़ेगा भगीरथी। ये प्रयाग में आकर इसका नाम, जब ये अलकनंदा नदी से मिलती है और प्रयाग में आकर जब मर्ज होती है तब इसका नाम जो है गंगा पड़ता है। तो ये नहीं, यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गैंजेस, यानी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना, जो कि यमुनोत्री से निकलती है। और यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वो पड़ता है बंदरपुंज पहाड़ी पे। तो ये नहीं। एक और चीज गंगा के बारे में, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जहाँ मिलन होता है वहां पे सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बना है जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। गंगा कई स्टेट से निकल के वेस्ट बंगाल में जब मर्ज होती है ब्रह्मपुत्र से, तो वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ साउथ इंडिया। और ये जो है आपकी गोदावरी, तो ये नहीं, आंसर इज इंडस। इंडस रिवर, आपको पता है सिंधु नदियों से ही हमारी हिमाचल की 5 नदियां जो निकलती है वो इंडस वैली की ही या इंडस नदी की ही ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो किसकी हैं? इंडस की हैं। नेक्स्ट आता है, एज पर द सेंसस 2011 द डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया।
डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ 2011 के हिसाब से कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 17.69, 23.64, 12.94, 13.89. तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट? डेकेडल 2011 के हिसाब। अब आपको एक चीज और पता है कि इंडिया ने चाइना का भी पॉपुलेशन रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इंडिया की डिकेडल की रेट 2001 से लेकर 2011 तक कितनी रही है? 17.69. राइट आंसर इज 17.69. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे सबसे इजी क्वेश्चन है, तो आपने मुझे ये बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, आपने मुझे ये बताना है इसका राइट आंसर क्या है। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज शेयर द वीडियो। एक सेकेंड, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया इज, वर्तमान में भारत राज्य कितने हैं और यूटीज कितनी है? तो अगर हम इसका, एक मिनट, स्क्रीन टेढ़ी हुई है। मुझे एक मिनट देखना तो स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। यस, 30, देखिए 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूटीज हैं, तो टोटल मिलाकर कितनी होगी? 36। टोटल मिलाकर कितनी होगी? 36। द जन गण मन वॉज अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम। ठीक है, अगर हमारा जनगण, जो कि हमारा नेशनल एंथम या जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रगान, लिखा किसने? आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। वो कब पहली बार इंडिया में एज ए नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। देखिए 1950, ये दोनों ऑप्शंस नहीं है, 24 या 26। 26 को हमारा जो है रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर इज आपका 24 1950। 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान गाया गया था इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ का बी, आप किसका आंसर दे रहे हैं? अच्छा, फोर्थ का बी गलत है ईशा ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस? इनमें से कौन अग्रता क्रम में उच्चतम है? मतलब आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर अथॉरिटी कौन सी है? चीफ मिनिस्टर है, लोकसभा के स्पीकर है, गवर्नर है, या चीफ सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट? देखते हैं कौन आंसर देता है। ईशा ठाकुर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, और आप अपने कैंडिडेट्स के साथ भी इनको बोल सकते हैं कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये टीजीटी की तैयारी है, ये पटवारी की भी तैयारी है, हाई कोर्ट क्लर्क्स है, जेओए का पेपर है, उसमें भी जनरल जीके आती है, तो आप प्लीज शेयर जरूर कीजिए। अब आपने मुझे बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर जो हमारे स्टेट का, ये स्टेट के बेसिस पे है। अगर हम देखें तो ये स्टेट की अथॉरिटीज बताई गई हैं। चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ये इंडिया की अथॉरिटी है, सीजीआई ये हाई कोर्ट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि सबसे उच्चतम ऑर्डर में कौन आएगा, तो उच्चतम ऑर्डर में आते हैं हमारे गवर्नर। जो स्टेट हेड कौन है? हमारे गवर्नर। और इंडिया के हेड कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको चुनता है? गवर्नर। और गवर्नर तब तक रह सकता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे। ठीक है, और प्रेसिडेंट की एज जो है, प्रेसिडेंट बनने की एज 35 है, वैसे ही गवर्नर की है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कि पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर से डील करती है, वो कब आपकी किस ईयर में लॉन्च हुई थी? 2007, 9, 11, 13 या 14? तो राष्ट्रीय विकास योजना जो है आपकी 2007 में आयोजित हुई है, यानी आपके 2007 और 8 में राष्ट्रीय विकास योजना का जो है लॉन्च किया गया है या ओरिजिन आया है। नेक्स्ट आता है,
वियना इज लोकेटेड इन विच कंट्री? वियना एक देश है जो कि किस देश में आपका लोकेटेड है, ठीक है। वियना किस जगह की है या कहाँ पे है? आपके आगे ऑप्शंस है ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, आईफिल टावर के लिए फेमस है। इटली की कैपिटल है रोम, जिसको सिटी ऑफ पॉप भी कहा जाता है, सिटी ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और आपको पता है वर्ल्ड वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट काम किया हुआ है इसने, अलाइड पावर्स का, ठीक है। आपका वियना इज द लोकेटेड इन, तो वियना इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रिया। वियना कहाँ पे लोकेटेड है? आपकी ऑस्ट्रिया में। द शेयर ऑफ विच सेक्टर इज हाईएस्ट इन इंडियन इकोनॉमी? हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या फिर क्वार्टरनरी है? तो देखिए प्राइमरी तो नहीं हो सकता, सेकेंडरी भी नहीं है। टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम सर्विस सेक्टर भी है, तो राइट आंसर इज टर्शरी सेक्टर। इसको हम दूसरा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर है जिसमें जीडीपी वगैरह भी आती है, तो सबसे बड़ा सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का कौन सा है? टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो कौन सा आया आपका? टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब आपके ये जीके के सेशन है, हिस्ट्री का सेशन है। ये हिस्ट्री वाले जितने भी बच्चे हैं जो हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, विच रूलर enjoyed या विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ वटापी कोंडा? मतलब वातापी कोंडा का टाइटल किसको मिला था? आपके नरसिंह वर्मन, पुलकेशन टू, अमोघ वर्षा या कृष्णा थ्री? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा? वतापी कोंडा जो टाइटल है वो तब मिला था जब उस राजा ने पुलकेशिन II को हराया था। पुलकेशिन II को हराने के बाद उनको वतापी कोंडा का जो है टाइटल मिला था चालुक्य ऑफ वतापीस या चालुक्य ऑफ बदाम। वतापी इसलिए मिला क्योंकि चालुक्य ऑफ बदामीज को हराया था या वतापीस को हराया था। तो चालुक्य ऑफ बदामी और वतापी कौन है? पुलकेशिन II, ठीक है, ये थे। और पुलकेशिन II ने किसको हराया था? इन्होंने हराया था हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन। और इन्होंने पल्लव डायनेस्टी के महेंद्र वर्मन को भी हराया था। पुलकेशिन II का अगर हम जिक्र करें तो प्रशस्ति जो है एक इंस्क्रिप्शन है, ए होल इंस्क्रिप्शन, जिसको लिखने वाले थे रवि कीर्ति, वो पुलकेशिन के बारे में बताती है। कृष्णा नहीं, जिसने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया। अमोघ वर्ष वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ राष्ट्रकूट, ये नहीं। आंसर इज नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन वन, जो कि महेंद्र वर्मन का बेटा था। महेंद्र वर्मन वो था जिसको पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को भी हराया था, महेंद्र वर्मन को भी हराया था। लेकिन महेंद्र वर्मन का जो बेटा था नरसिंह वर्मन ने, उसने अपने फादर का बदला लेने के लिए पुलकेशिन II को हराया था, जिसकी वजह से इनको वतापी कोंडा का टाइटल मिला था। तो आंसर इज नरसिंह वर्मन। तो राइट आंसर इज नरसिंह वर्मन वन, राइट। द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज, लोधी डायनेस्टी का उद्गम कब हुआ था? ये उद्गम हुआ था 1451 से लेकर 1526 तक, एडी तक। लोधी डायनेस्टी तब आई थी जब उन्होंने सैयद डायनेस्टी को हराया था। सैयद डायनेस्टी के बाद जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत की जो सैयद डायनेस्टी थी उसको हराने के बाद आपकी कौन सी आई है? लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी के रूलर कौन थे? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी। नन ऑफ दीज तो है नहीं। सिकंदर लोधी वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर जिसने आगरा को बनाया। आगरा को बनाने वाले कौन थे? आपके सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी एक इम्पॉर्टेंट रूलर ये भी है क्योंकि जो वो लैंड की मेजरमेंट करते थे तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट या उन्होंने एक तरीका निजाद किया था जिसका नाम है गज़े सिकंदरी। तो गज़े सिकंदरी भी सिकंदर लोधी ने किया था। और एक और चीज़ अगर हम इसको हिमाचल से लिंक करें तो सिकंदर लोधी जो है वो मंडी से क्रॉस हुए थे, सिकंदर धार नाम जो है इसीलिए पड़ा है। तो बहलाल लोधी या इब्राहिम लोधी? इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी क्योंकि यहाँ पे इनके जो गवर्नर थे इब्राहिम लोधी के, वो थे दौलत खान। दौलत खान को इब्राहिम लोधी पसंद नहीं थे,
तो दौलत खान ने किसको बुलाया था? बाबर को बुलाया था, जो कि मुगल एम्पायर का रूलर था काबुल से, और जिसकी वजह से इब्राहिम लोधी और बाबर की लड़ाई को बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुई थी। और ये लास्ट रूलर थे। यहाँ से लोधी डायनेस्टी का खत्म और मुगल एम्पायर जो है शुरू हुआ था। तो राइट आंसर इज बेहलाल लोधी। राइट आंसर इज बेहलाल लोधी। पेंटिंग रीच टू इट्स जेनेट ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच मुगल एम्पायर? आप जो पेंटिंग्स हैं, जो कलाएं हैं, वो किस मुगल शासन के टाइम पे चरम सीमा पे थी? बाबर। तो बाबर के बारे में अभी हमने पढ़ा, इन्होंने जो है क्या किया था? बाबर डायनेस्टी बनाई थी। और बाबर डायनेस्टी का रूलर भी कौन था? मुगल डायनेस्टी का रूलर कौन था? फाउंडर बाबर। बाबरनामा इन्होंने लिखी, मुगल गार्डन्स इन्होंने बनाए। और बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराने के बाद बाबर जो है ये आपके कहा जाता है क्या? मुगल एम्पायर के रूलर बने। देन हुमायूं। हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर। हुमायूं नामा इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। हुमायूं टॉम बना हुआ है। और हुमायूं ने बैटल ऑफ चौसा 1539 में किसके साथ लड़ी थी? शेर शाह सूरी के साथ। अकबर। अकबर ने दीन लाई चलाया, फतेहपुर सीकरी बनाया। अकबर जो थे वो हुमायूं के बेटे थे। इन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई थी बैराम खान और हिमू के बीच, ठीक है। तो उसके बाद जहांगीर। तो सबसे ज्यादा जो पेंटिंग थी वो जहांगीर के टाइम पे थी, जिन्होंने चेन ऑफ जस्टिस चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर अबॉलिश जजिया? जजिया किसने चलाया था? पहली चीज, इंडिया में जजिया को लाने वाला जजिया टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स पे था, ये जजिया टैक्स जो था ये किसने चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक किसने चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। उस जजिया टैक्स को बाद में दिल्ली सल्तनत का रूलर जो था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने चलाया था। उसके बाद किसने चलाया? देखिए फिरोज शाह तुगलक ने भी चलाया था, ठीक है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो पहली चीज, औरंगजेब ने इसको री इम्पोज किया था दोबारा से। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया, फिर उसको बंद किया गया, फिर उसके बाद दोबारा चलाया गया। तो दोबारा किसने चलाया था? औरंगजेब ने। और औरंगजेब के बाद इसको बंद किसने किया था? जहांदर ने। तो ये दो क्वेश्चंस और रहते हैं। शाहजहां जिसने मुगल रेड किला बनाया है, ताजमहल बनाया है, मोती मस्जिद आगरा में बनाई है, और मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने बनाई है। आपका जहांगीर, ये नहीं, चेन ऑफ जस्टिस, आंसर इज अकबर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो जजिया टैक्स चलाया था उस टैक्स को अबॉलिश किया था अकबर ने। अकबर के बाद फिर से शुरू किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब के बाद बंद किसने किया था? जहांगीर ने। तो राइट आंसर, अलका चौधरी जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द चैनल। राइट, तो ये था राइट का आंसर। इन विच ईयर बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस? चौसा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1529, 1534, 1536 या 1539, यानी 1539। अगर हम 1529 ना याद करें तो हम 1526 याद कर सकते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 34 नहीं, 36 नहीं, आंसर इज 39। बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुई थी? हुमायूं एंड शेर शाह सूरी के बीच में। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? बैटल ऑफ चौसा। द कैपिटल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेट एट पौंडीचेरी, जिसको आज हम पुडुचेरी कहते हैं, गोवा, दमन, दीव। आपने ये बताना है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आपकी कहाँ एस्टेब्लिश्ड हुई थी? देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी 1673 में, इन्होंने अपनी जो है ट्रेडिंग कंट्रीज बनाई थी या ट्रेडिंग फैक्ट्रीज बनाई थी, जो कि इनकी दो ट्रेडिंग फैक्ट्रीज थी, सूरत एंड मसूलीपट्टनम। इन्होंने जो कैपिटल बनाई 1674 में, वो कैपिटल बनी पौंडुचेरी या पुडुचेरी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनका जो सेटअप था, इन्होंने जो कंपनी सेटअप की थी वो कहाँ सेटअप की थी? वो सूरत में की थी और मसूलीपट्टनम में।
और उसके बाद इसकी जो कैपिटल है पुडुचेरी, बाद में इसको ओवरटेक किया था ब्रिटिशर्स ने। गोवा में, गोवा से याद रख लो 1498 में आपके कौन आए थे, वास्को डिगामा आए थे कैलिकट। तो राइट आंसर इज आपका पुडुचेरी। विच सिख गुरु एस्टैब्लिशेस सेपरेट सीट ऑफ गुरु एट देहरादून? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जो थे वो सेकंड गुरु थे, ठीक है। तो इन्होंने लंगर की प्रथा जो कि गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी उसी को कंटिन्यू किया था। और आपके गुरु अंगद देव ने जो है मल अखाड़ा जो फिजिकल एजुकेशन के लिए वो भी चलाया था। और उसके बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुमुखी में लिखा था, ये नहीं। गुरु गोविंद सिंह वॉज द लास्ट रूलर जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, एक। दूसरा, इन्होंने जो है 5 प्यारे 5 सिंबल्स दिए थे, ये नहीं। गुरु तेग बहादुर, तो ये इन्होंने अनंतपुर साहिब, और कहा जाता है ये औरंगजेब के टाइम पे आए थे जिनको एग्जीक्यूट किया गया था, ठीक है। इन्होंने जो है कहते हैं इनके टाइम पे बंदा बहादुर भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन आए थे जो इनके। तो राइट आंसर इज गुरु हरकृष्ण। राइट आंसर इज गुरु हरकृष्ण। नाउ these are the geography questions. I hope कि if you like the video, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जो भी इस कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देखिए अभी जो पेपर्स हैं वो कोई चांसेस नहीं है कि रिसेंटली कोई पेपर आ जाएगा। टीजीटी कमीशन का पेपर भी जो है अभी तक ये कह सकते हैं कि अगस्त में नहीं आएगा, ये सितंबर के एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आएगा। दूसरा, अभी डेट्स जो हैं टीजीटी कमीशन वालों ने डेट्स को जो है एक्सटेंड कर दिया, तो आपके पास सही में आप पढ़ सकते हो। आपको कौन सी बुक्स अभी प्रेफर करनी है, तो मैं सभी कैंडिडेट से यही बात करूंगी। कई बच्चों को कंफ्यूजन है कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, तो मैं आपको यही बोलूंगी जो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको पढ़ लो। एनसीईआरटी बुक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आधा पेपर तो वहीं से आता है। आपका ये थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का होगा और थोड़ा एनसीईआरटी का होगा, साथ ही साथ फिलॉसफी आप पढ़ सकते हो। आपको सारे कमीशंस याद होने चाहिए। और अगर बुरा ना माने तो एक और बात बोलूंगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनसीएफ करिकुलम ये जरूर पढ़िए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे कि क्या है ये, क्योंकि रिसेंटली अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ही एजेंडाज चल रहे हैं। और साथ ही साथ टीचर्स के एप्टीट्यूड, तो टीचर एप्टीट्यूड जरूर पढ़िए कि पेपर में इस बार ये भी आ सकता है। अलका चौधरी जी नेक्स्ट ईयर तक लगे, देखिए मैं तो सिर्फ इतना देखूंगी कि अगर पेपर जो है अक्टूबर तक या मेरे को कोई भी अपडेट मिलता है तब तक ये क्लासेस तब लगाएं जब पेपर सर पे हो। अगर पेपर जो है सर पे नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं, आपको मैंने सिर्फ इतना बोला है एनसीईआरटी की बुक्स जरूर पढ़िए। 11th मेडिकल का बच्चा है तो वो 11th एंड 12th की बायो और केमिस्ट्री को पढ़े। जो पीसीएम ले रहा है वो आपकी 11th 12th की जो है पीसीएम तीनों बुक्स पढ़ें तो आपको मैक्सिमम पेपर वहाँ से आ जाएगा। जनरल जीके की तैयारी यहाँ से कीजिए तो आपका सारा पेपर जो है इसी बेस्ड पे है। साथ ही साथ ग्रेजुएशन की जब आपने 11th 12th की बुक्स पढ़ ली है, आपने टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, तो उसके बाद आप इस चीज़ को ग्रेजुएशन की बुक्स को फॉलो करेंगे तो आराम से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पर पहले आपको बेसिक करना है, क्योंकि मैंने जितने पेपर्स देखे हैं उसमें जनरल क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड। तो ये जो पेपर्स आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जो भी बच्चा ये कह रहा है कि पेपर्स प्रैक्टिस, इन पेपर्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप ये पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा अपनी स्टडी करते हैं, तो नो डाउट यू विल क्लियर द एग्जाम। और एक और चीज़, जिस तरह से ये डेट्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कैंडिडेट्स का जो अकम्पलिश है और जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा जाएगा, मेरिट बहुत ज़्यादा जा सकती है। तो डिपेंड करता है आपकी कितनी तैयारी है। तो साथ ही साथ अपना भी पढ़िए और क्लासेस में भी ज्वाइन कीजिए। चलिए अब आपका क्वेश्चन है, विच इज द इनर मोस्ट प्लैनेट? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है मंगलयान मिशन भी चल रहा है। अर्थ जो कि हमारा प्लैनेट है, इसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ऑल द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर, राइट। वीनस अर्थ की बहन है, ट्विन सिस्टर्स भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, ब्राइटेस्ट स्टार भी कहते हैं। तो ये नहीं है, आंसर इज मरकरी।
मरकरी इज द इनरमोस्ट प्लैनेट एंड विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम। अगर हॉटेस्ट प्लैनेट इन टर्म ऑफ अर्थ पूछा जाए तो वीनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्लास का मजा मुझे तभी आता है जब आप वीडियो को शेयर करें, और अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मुझे भी बूस्ट ऑन मिले। क्लास लगाते वक्त भी मुझे ऐसे टेंशन लगी रहती है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं, तो मज़ा तभी आएगा अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे। देखिए मैं ये नहीं कहती कि अभी रेगुलरिटी में क्लासेस का आ रहा है, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं क्लासेस को ले रही हूँ। जब पेपर आएगा देन आई प्रॉमिस कि मैं कोई भी क्लास स्किप नहीं कर सकती। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लॉन्गिट्यूडनल जोन्स। पृथ्वी कितने देशांतरीय भागों में बांटी गई है? आपका 12, 18, 24 या 36। तो अगर हमें पता है एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड हम ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं, तो आपको पता है 67 से लेकर 97 तक हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, तो आंसर इज 24 जोन्स। कितने हैं हमारे अर्थ के, कितने जोन्स हैं, और अर्थ कितनी एक्सिस पे टिल्ट करती है ये भी याद रखना, 23/2। ठीक है। काउकस माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया का जो है वो है हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो है माउंट काउजिको। काउजिको। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की जो है वो है माउंट मैकिनले। मैकिनले। ठीक है, जिसको हम डेनली भी बोलते हैं। आपका यूरोप या एशिया, एशिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है माउंट एवरेस्ट, तो राइट आंसर इज यूरोप। ये वैसे यूरोप और एशिया के बीच में आता है, तो यूरोप का ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ये वहां पे पड़ती है। साउथ अमेरिका में एकांगो है। देखिए माउंटेन रेंज हाईएस्ट जो है एवरेस्ट है, उसके बाद आता है एकांगुआ जो कि आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है, और उसके बाद जो थर्ड रेंज है वो आपकी नॉर्थ अमेरिका की माउंट किनले, जिसको हम डेनली भी बोलते हैं। इसका यह याद रखना, डेनल, इसको हम डेनल के नाम से भी जानते हैं, डेनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे आता है, द आउटर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर इज कॉल्ड एज मैग्नेटोस्फेयर। ऐसी कौन सी लेयर है आउटर एटमॉस्फेयर में जिसको हम मैग्नेटोस्फेयर भी कहते हैं? देखिए हम जिस लेयर में रहते हैं वो है ट्रोपोस्फेयर। हम जिस लेयर में रहते हैं ये लोअर लेयर है जो कि 9 से लेकर 12 किलोमीटर तक फैली है। स्ट्रेटोस्फेयर ऐसी लेयर जहाँ पे ओजोन मिलती है, ओजोन जो हमें यूवी रेज से बचाती है। तो ये आपकी 50 लेयर्स में 16 से लेकर 30 किलोमीटर तक आपकी ओजोन फैली हुई है। मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर आता है मीजोस्फेयर। ठीक है, तो ये नहीं, आंसर इज एक्सोस्फेयर। मेसोस्फेयर के ऊपर जो आती है एक आयनोस्फेयर है जो कि 80 और 240 के बीच में आती है। फिर ऊपर जाओ थर्मोस्फेयर, उससे ऊपर जब अगर हम आउटर एटमॉस्फेयर में चल जाए तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ग्रेविटेशन का काम नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन द वर्ल्ड? वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नाइल, अमेजॉन, यंगसे या हवांगो? हवांगो को हम येलो रिवर भी कहते हैं। यंगसे रिवर इज ऑल्सो इन द चाइना एंड दिस इज ऑल्सो इन द चाइना, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर। आपकी नाइल, इसको हम ब्लू नाइल भी कहते हैं, इजिप्ट भी कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट है। ठीक है, नील नदी के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर इज अमेजोन। अमेजोन जो है वो सबसे बड़ी नदी है वॉल्यूम के बेसिस पे, तो ये गिरती भी कहाँ है? अटलांटिक ओशन में। और अमेजोन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, सबसे बड़ा लंग्स ऑफ द वर्ल्ड या एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो अमेजोन के। तो अमेजोन नदी जो है वो कहाँ पे है? आपकी लार्जेस्ट रिवर। ठीक है। Now these are the questions related to the civics or the polity. ठीक है, अमेजोन, yes, right answer is देखते हैं, which article of Indian Constitution deals with constitutional emergency? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक आपातकाल से संबंधित है? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का फेल होना, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है तो उस टाइम पे कौन सी, और इसको हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से। आर्टिकल 3352 तो नेशनल इमरजेंसी से डील करता है, और नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू द वॉर
ड्यू टू द नेशनल आर्म्ड रिबेलियन की वजह से होता है। अगर ये इमरजेंसी लग जाती है तो 352 आर्टिकल 6 महीने तक जो है पावर दी जाए, हर 6 महीने बाद रिन्यू होती है। और अगर कोई पावर लोकसभा डिसॉल्व होता है तो उनको 1 साल की गारंटी और मिल जाती है। आपका 360 दैट डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 368 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, आंसर इज 356। आर्टिकल 356 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अगर बाय द वे हमारी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है, गवर्नर के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो अथॉरिटीज हैं दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन दे रिकमेंड प्रेसिडेंट दैट कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा स्टेट पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का दूसरा नाम हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल भी इसको ही बोलते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इज एंड फंडामेंटल राइट। पहले जो था राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44 अमेंडमेंट के बाद इस रूल को राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल रूल प्रॉपर्टी से हटा दिया गया। और फंडामेंटल राइट से हटाने के बाद ये राइट टू प्रॉपर्टी इज आर लीगल राइट, जो कि आर्टिकल 300A में आता है। अब आपने बताना है पॉलिटिकल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो अगर हम इसको बोलें पॉलिटिकल राइट तो ये नहीं है। वैसे देखा जाए राइट टू प्रॉपर्टी इकोनॉमिक स्टेटस को डील करता है, यानी हमारी इकोनॉमी को डील करता है तो ये लीगल राइट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए तो ये क्या आएगा आपका, यस 44 अमेंडमेंट 1978। तो अब अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, इकोनॉमिक राइट या नन ऑफ दीज, इकोनॉमिक राइट या नन ऑफ दीज। आपने मुझे ये बताना है क्या आएगा, इकोनॉमिक राइट या लीगल। यस इट इज अ लीगल राइट, तो ऑप्शन क्या आएगी, ए आपका, बी, सी, डी। तो देखिए लीगल राइट तो है, पर लीगल के साथ ये एक और राइट भी है हमारा, इकोनॉमिक राइट है। प्रॉपर्टी मीन्स इकोनॉमी, इकोनॉमी में हम चाहे हम अपने असेट्स लें चाहे लायबिलिटीज लें, तो ये इकोनॉमी को डील करता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज आर इकोनॉमिक राइट एज वेल एज, अगर यहाँ पे लीगल राइट होता तो राइट आंसर लीगल राइट है, पर ये इकोनॉमिक राइट भी है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, आई होप कि आपको बफरिंग ना हो रही हो। राइट चलिए, डी नहीं आएगा अलका चौधरी जी यहाँ पे, इकोनॉमिक राइट, क्योंकि है ये लीगल राइट, पर अगर पेपर में आंसर की में ये इकोनॉमिक राइट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम लक्षद्वीप इज, लक्षद्वीप जो है उसमें हमारी कितनी लोकसभा सीट्स आती हैं। तो पहली 1 2 3 4, 4 तो राज्य अपने हिमाचल प्रदेश की, 3 नहीं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ से हमारी 2 सीट्स आती हैं। अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, वहां से राइट आंसर इज लक्षद्वीप से 1। राइट आंसर क्या आएगा, लक्षद्वीप से 1 आती है। विच इज द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का सबसे लंबा सेशन कौन सा था। विंटर सेशन जो होता है ये हमारा दिसंबर में चलता है, मॉनसून सेशन अभी चलता है, सबसे लंबा सेशन जो होता है वो हमारा बजट सेशन होता है, जो कि फेब से लेकर आपका मार्च तक, मतलब ये सबसे ज्यादा मई जून तक चलता है हमारा बजट सेशन। तो राइट आंसर इज आर लॉन्गेस्ट सेशन इज द बजट सेशन, नॉट द मॉनसून सेशन, ठीक है। अब आता है आपका साइंस सेक्शन, ठीक है। अब आपका आता है साइंस सेक्शन। आपको स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, स्क्रीन में दिक्कत तो नहीं आ रही है, प्लीज टेल मी द थिंग्स कि आपको स्क्रीन में दिक्कत ना आ रही हो। आपको स्क्रीन में दिक्कत तो नहीं आ रही है, प्लीज लेट मी चेक। एक सेकेंड गाइस,
अब देखिए आपको स्क्रीन में दिक्कत तो नहीं आ रही है, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बफरिंग हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइंस सेक्शन है। इन अ रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूसेस कूलिंग। हमारा जो फ्रिज होता है उसमें सबसे ज्यादा कूलिंग का इफेक्ट क्यों होता है? द आइस विच डिपॉजिट्स ऑन द फ्रीजर, द सडन एक्सपेंशन ऑफ द कंप्रेस्ड गैस, द इवेपोरेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, या नन ऑफ दीज। तो अगर जो हमारी जो रेफ्रिजरेटर है उसमें जो शीतकालीन इफेक्ट आता है वो आता है इवेपोरेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। कौन सा आता है? वोलेटाइल लिक्विड। राइट आंसर इज इवेपोरेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। द प्राइमरी कलर्स इन द फोटोग्राफीज। देखिए हमारी आंखें 3 कलर्स देखती हैं। कौन कौन से कलर्स हैं वो? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो अगर हम इसमें बात करें कि हमारी जो आंखें हैं वो कौन सा कलर देखती हैं, तो रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो फोटोग्राफी के लिए भी हमारी आंखों में यही कलर्स चाहिए। द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव फ्रॉम वाटर ड्यू टू। शेविंग ब्रश के को जब पानी में डुबोकर बाहर निकालते हैं तो उसके बाल किस कारण चिपक जाते हैं? इलास्टिसिटी? नहीं, इलास्टिसिटी की वजह से नहीं, फ्रिक्शन की वजह से नहीं, विस्कोसिटी होता घनापन। तो राइट आंसर इज सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से जो है ये हमारी जो है बाल जो शेविंग ब्रश में चिपक जाते हैं वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हिमाचल जीके सेक्शन। देखते हैं कितने बच्चे हिमाचल जीके के आंसर्स को सही देते हैं। ये तो आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन, यस। अब देखते हैं हिमाचल जीके का सेक्शन। आप अब पता चलेगा किसको हिमाचल जीके पे टिप्स पे है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हिमाचल जीके बहुत अच्छे से याद होगी। तो इसके आंसर्स मैं नहीं दूंगी, आप देंगे। और सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ अगर कंटेंट पसंद आ रहा है या क्लास में मजा आ रहा है तब आप वीडियो को लाइक और दूसरा आप इमोशंस भी भेज सकते हो। आप बताइए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपके आगे ऑप्शंस है, आप ऑप्शंस का आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने इसका आंसर देना है क्या है। इसका आंसर आप खुद ही देंगे क्योंकि आपको बहुत आता है, राइट। आप इसका आंसर दीजिए, क्या है इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है अलका जी आपका? वेरी गुड। तो राइट आंसर देखते हैं 506 तरुण ठाकुर, 50673536735। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश 55673। वेलकम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Population density of Himachal Pradesh as per the census 2011 is 109, 116, 112, 121, 123। तो population density कितनी है हिमाचल प्रदेश की? देखते हैं कौन आंसर देता है। रिंकू वर्मा जी, सर वेलकम टू द चैनल। तरुण सर, चलिए दीजिए इसका आंसर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर सेक्स डेंसिटी पूछी जाए तो 972। अब यहाँ 109 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राइट आंसर इज 123। 123 इज द राइट आंसर। तो आपका सही आंसर होगा 123। विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं की अधिकतम संख्या किस जिले में है? कांगड़ा में है, मंडी में है, हमीरपुर में है, शिमला में है। गुड आफ्टरनून सर। अब बताइए इसका सही आंसर बताइए कि 83 का क्या होगा। 83 का कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर या शिमला। मेरे पास 83 का आंसर सी आ रहा है, 81 का आंसर सी आ रहा है। आप बहुत पीछे हैं ईशा ठाकुर जी। अब इसका आंसर दीजिए क्या होगा। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर या शिमला। शिमला में जो है आपकी रूरल अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। 84 का नहीं 83 का पूछ रहे हो। तरुण सर ने आंसर दिया है 83। आर यू श्योर सर कि 83 का सी है हमीरपुर हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टर्स? और कोई कैंडिडेट जो इसका आंसर देना चाहेगा? आर यू 100% श्योर
कि कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर या शिमला, कौन देगा इसका आंसर? देखिए शिमला में अर्बन पॉपुलेशन है, कांगड़ा में आपको पता है जो सीट्स हैं वो सबसे ज्यादा है, मंडी में भी उससे कम है, हमीरपुर में उससे कम है, हमीरपुर में 5 है, ठीक है, इसमें 12 है और इसमें 17 है और इसमें 8 है। अब आपने मुझे बताना है इसका सही आंसर क्या है। हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टर्स, आपने तुक्का मारा है सर, हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टर्स इज इन कांगड़ा, तो राइट आंसर इज, क्योंकि कांगड़ा की सीट्स बहुत ज्यादा हैं तो कांगड़ा में सबसे ज्यादा है। मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मणिकरण जो कि हिमाचल का सबसे हॉट वाटर स्प्रिंग है और लार्जेस्ट हॉट वाटर स्प्रिंग है, वो सिरमौर में है, सोलन में है, बिलासपुर में है या कुल्लू में है? तो अगर हम सिरमौर की बात करें तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ पे एशियाटिक लाइन्स के लिए फेमस है। नेशनल पार्क जो है सिंबलवाड़ा, जिसको कर्नल शेरजंग के नाम से भी जानते हैं, रेणुका नेशनल पार्क या रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो एशियाटिक लाइन्स के लिए फेमस है। एंड सिरमौर को बनाने वाले राजा रसालू हैं और शुभांश प्रकाश ने इसकी राजवन कैपिटल की। और सिरमौर की एक और खास बात, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर इंडिया में सेकेंड रैंक पे आता है सिरमौर, जो कि सबसे ज्यादा जिंजर अदरक प्रोडक्शन के लिए सबसे हाईएस्ट है। सोलन को आप स्प्रून वैली याद कर लीजिए, जिसको हम रेड वैली कहते हैं, एंड इट इज हाईली प्रोडक्टिबल फॉर द टमाटोज, जिसको हम सोलन गोला के नाम से जानते हैं। और चंबा घाट इज फेमस फॉर द मशरूम प्रोडक्शन। बिलासपुर में जो है आपका गोविंद सागर झील है जो कि आर्टिफिशियल झील है, आपकी नैना देवी टेम्पल है, बहादुरगढ़ फोर्ट है, तो राइट आंसर इज कुल्लू। मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो की कुल्लू में है, राइट आंसर इज कुल्लू। इसके बाद आपका राइट आंसर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जत्रु कयांग इज द फोक डांस परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जत्रु कयांग एक डांस है जो कि हिमाचल की किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? आपने इसका आंसर देना है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जत्रु कयांग कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू, आपका कुल्लू में स्वांग याद रखना, झूड़ी याद रखना, आपका मंडी में आपका मंडियाली डांस भी है और झमाकड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है, मंडी में मंडियाली बोली जाती है, कुल्लू में कुल्लवी बोली जाती है। कुल्लू को बनाने वाले बेहेमिन पाल हैं जिसने जगत सुख कैपिटल रखी, और कहा जाता है जो कुल्लू है इट्स फेमस फॉर द जगत सिंह जो थे यहाँ के इम्पोर्टेंट रूलर थे जिन्होंने रघुनाथ यात्रा शुरू की। डुंगरी फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है जो कि हिडिंबा देवी से है, तो ये नहीं। इसमें एक पाल डायनेस्टी थी, फिर उसके बाद सिद्ध डायनेस्टी आई, सिंह डायनेस्टी, तो ये नहीं। लाहौल स्पीति नहीं, छाम्बाडास लाहौल स्पीति में होता है, तो राइट आंसर इज किन्नौर। जात्रु कयांग वर्ड आ जाना, जहाँ पे कयांग लिखा हो, चाहे बक्यांग है, जंटांग है, कुछ भी है, ये सारे क्यांग वर्ड आ जाए तो समझ जाना वो डांस ही किन्नौर का है, इससे ज्यादा ट्रिक है ही नहीं। जहां पे कयांग वर्ड that is totally dedicated to the Kinnaur district. Next question अगर हम देखें, महुनाक फेयर is celebrated at which place in हिमाचल प्रदेश? महुनाक मेला हिमाचल प्रदेश की किस जगह पे मनाया जाता है? रिवाल्सर, नग्गर, निरमंड या करसोग? रिवाल्सर लेक ऑफ 7 फ्लोटिंग रीफ्स जो कि मंडी में है। सीसू फेयर भी इससे रिलेटेड है, आपका लोटस पदम कैन इसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे आपके जो हिंदू टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल और सिख टेम्पल भी है, गुरु गोविंद सिंह भी रिवाल्सर आए थे। और इसमें अगर रिवाल्सर झील के बारे में तो ये है कहाँ पे? मंडी में, तो ये नहीं। यहाँ पे छेछू फेयर लगता है जो कि पद्म संभव से रिलेटेड है। अगर ऋषि पूछ लिया जाए तो लोमाश ऋषि याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नगर में जो है नगर कैसल जो कि रोरिक आर्ट गैलरी है, देवकी नोरा रिचर्ड से रिलेटेड है। देवकी रानी जो थे वो भी इससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नगर कैसल नहीं, जो कि नगर कैसल कुल्लू में है।
निर्मंड में फेस्टिवल मनाया जाता है भुंडा फेस्टिवल, जो कि जैसे कुंभ आता है वैसे ही हिमाचल में 12 साल तक जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये खासकर जो है भेड़ा जाति के लोग मनाते हैं या फिर इसको राजपूत ब्राह्मण्स मनाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि एक रोप से लटकना होता है, ऊपर से नीचे जाना होता है, एंड इट इज टोटली डेडिकेटेड टू लॉर्ड परशुराम। परशुराम से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो निर्मंड फेस्टिवल परशुराम, परशुराम किसके बेटे थे? वो थे जामलू देवता, यानी आपके जमादगनी, जो कि किसके हस्बैंड थे? रेणुका के। तो ये नहीं, आंसर इज करसोग। महुनाग फेयर जो है वो करसोग में मनाया जाता है, तो राइट आंसर इज करसोग। तो मैं देखना चाहूंगी किसका आंसर जो है 103 का डी आ रहा है। यस, करसोग मंडी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? 104 का आंसर दीजिए, क्या है? कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर। हमीरपुर में बिलकालेश्वर मंदिर है, दियोटसिट टेम्पल है, गसोता फेयर यहाँ पे मनाया जाता है। हमीरपुर जो है एनआईटी के लिए फेमस है। हाईएस्ट एजुकेशन लिटरेसी जो है हमीरपुर की है। पॉपुलेशन डेंसिटी हमीरपुर की ज्यादा है। एरिया वाइज ये सबसे छोटा है, तो ये नहीं। बिलासपुर, बिलासपुर में आप याद रखना, 5वां डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल के साथ मर्ज किया था 1954 में, वो बिलासपुर था, ठीक है। बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर, जिसको बनाने वाले थे बीरचंद, और बिलासपुर को ब्यासपुर के नाम से जानते थे, जो कि दीपचंद ने बनाया। आपका ऊना। तो अब एक चीज और याद रखिए, बिलासपुर का एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है? वो है दियोली। दियोली कहाँ पे पड़ता है? बिलासपुर में पड़ता है। यहाँ पे एम्स, आजकल एम्स मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है, ठीक है। तो ये नहीं। ऊना, बाबा बड़भाग का मेला आपका। यहाँ पे गगरेट में शिव बाड़ी है, जो कि फेमस है द्रोणाचार्य आखरी के लिए। तो ये नहीं, आंसर इज कांगड़ा। ब्रजेश्वरी मंदिर का जो है ये एक शक्ति पीठ है, जहाँ पे सती माता के व्रज गिरे थे, और कहा जाता है इस मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। तो ये भी याद रखना, ठीक है। यस, दियोली, बिलासपुर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज की? इट इज अ हॉट स्प्रिंग, इट इज अ रिवर, इट इज अ ग्लेशियर, इट इज अ मोनेस्ट्री। की जो है ये क्या है? हॉट स्प्रिंग आप मणिकरण याद रख लीजिए, ठीक है। खीर गंगा है इन आपका, तो ये नहीं। विशिष्ट है। रिवर, अगर हम रिवर की बात करें इसको, तो हम चरनाब नदी को याद कर सकते हैं, तो वो अस्किनी के नाम से जानते हैं। विपाशा ब्यास के नाम से जानते हैं। रावी को पुरुष के नाम से जानते हैं। सतलुज को सतुद्री के नाम से जानते हैं, तो ये नहीं। ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शीगरी। हिमाचल में ग्लेशियर को शीगरी के नाम से जानते हैं, तो बड़ा शीगरी जो कि लाहौल स्पीति में है, तो वहां पे कहा जाता है। देन इसके बाद गिफांग ग्लेशियर है, जिसको मेटरहॉर्न ऑफ हिमाचल कहा जाता है। मनी महेश इसको कहा जाता है, तो ये नहीं, ग्लेशियर नहीं, आंसर इज मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि स्पीति में है। अच्छा, अजंता ऑफ हिमालयस किसको कहते हैं? ताबो मोनेस्ट्री को। और एलोरा ऑफ हिमाचल कहते हैं मसरूर रॉक कट टेम्पल को। गुरु घंटाल, करदम मोनेस्ट्रीज, ढांकर मोनेस्ट्रीज, आपकी शाशुर मोनेस्ट्रीज, ऑल दीज मोनेस्ट्रीज लाइज इन द लाहौल स्पीति। तो राइट आंसर इज आपका, बफरिंग तो नहीं हो रही है अब सपोज, तो राइट आंसर इज आपका मोनेस्ट्री, ठीक है। अब आता है इंग्लिश का सेशन, देखते हैं आपकी इंग्लिश कितनी सही है। ईशा ठाकुर जी यहाँ से बिल्कुल सही है। लेट्स सी कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। Why do you boast your wealth? Why do you boast in your wealth, of your wealth, for your wealth या about your wealth? अब आपकी इंग्लिश का आंसर देते हैं। Why do you? आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? आई सपोज नहीं दिख रही है, बहुत ऊपर चला गया। लेट मी चेक। चलिए बताइए इसका आंसर। वाई डू यू बोस्ट इन योर वेल्थ, इन, अबाउट, ऑफ, फॉर? तो इसका आंसर ईशा, वाई डू यू बोस्ट ऑफ योर वेल्थ? बोस्ट का मतलब पता है? नो, बोस्ट इन योर वेल्थ। बोस्ट का मतलब होता है जस्ट टू वेस्ट,
भागना किसी के पीछे, तो इसका राइट आंसर होगा इन। एंटोनिम ऑफ वर्ड एंसोनेंस, एंसोनेंस इज evade, recover, active, to be, all, it, as। देखिए इंसोनेंस होता है केयरफुली किसी चीज को हाइड कर देना, मतलब बहुत इजीली किसी चीज को हाइड कर देना, स्ट्रेंथ से, मतलब कोई चीज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो केयरफुली कि दूसरे बंदे को पता ना चले, उसको हम बोलते हैं इंसोनेंस। ठीक है, एंसोनेंस, रिकवर, एक्टिव, टू बी, ऑल, इट, या इवेड। इवेड का मतलब होता है किसी चीज को, मतलब जैसे बोलते हैं ना लापरवाही में किसी चीज को बाहर छुपाना और बाहर निकालना, तो इवेड का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा इवेड। अगर वो छुपाना है तो इसको दिखाना है, तो दिखाना कौन होगा, इवेड। मीनिंग ऑफ इडियम, टू सो वंस वाइल्ड ऑट्स इज टू स्वेयर, टू एंगेज इन यूथफुल एक्सेस, टू बी एट ईज, टू टिल द लैंड, टू सो वन वाइज ऑट्स। मतलब आजकल आपने देखा है जैसे ये एबीवीपी वाले या जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, ये कोई भी चीज का एजेंडा या प्रोपोगंडा कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूथफुल एक्सेस। मतलब किसी भी छोटी छोटी यूथ का जो है एक्सेस होना, उसको हम बोलेंगे यूथफुल एक्सेस। झूठ का पर्यायवाची क्या है, अझूठ, सझूठ, मिथ्या या पाप। तो झूठ पर्यायवाची मतलब इसी से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए, तो आपने मुझे ये बताना है इसका सही आंसर क्या है, अझूठ, सझूठ, मिथ्या या पाप। तो झूठ का मतलब देखिए, अझूठ तो कोई वर्ड नहीं होता, सझूठ भी नहीं होता, झूठ बोलना पाप है। ठीक है, झूठ बोलना पाप है ये तो मानते हैं, लेकिन झूठ का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या बची, मिथ्या। क्या बची आपकी, मिथ्या। नेक्स्ट आता है लोकोत्तर, लोक प्लस उत्तर, तो बना लोकोत्तर। लोकोत्तर, लोकोत्तर, लोकोत्तर या लोकाक्तर। देखिए ये लोकोत्तर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे त डबल है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा लोकोत्तर। मीन्स लोकोत्तर, लोकोत्तर में त जो आएगा वो यहाँ वाला आएगा, तो यहाँ पे तो दोनों में नहीं दिखाया, और लोकात्तर तो हो ही नहीं सकता। जिसकी आशा नहीं की गई हो के लिए एक शब्द। आप जैसे कोई आशा, हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हमें उस चीज, कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कई लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, तो आपने मुझे ये बताना है जिसकी आशा नहीं की गई उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित या अप्रत्याक्ष। जिसकी आशा ही नहीं है, मुझे भी किसी की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, हम आशा ही नहीं रख रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अप्रत्याशित या अप्रत्याशित। अप्रत्याशित तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर इज अप्रत्याशित। राइट आंसर इज अप्रत्याशित। ठीक है, नेक्स्ट, दीज आर द करंट अफेयर्स। आपने बताना है वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनेगोरेटेड। भारत के पहला ग्लास ब्रिज की उद्घाटन कहाँ पे हुई है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा ना तो प्लीज इमोशंस जो भेजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप लोग बाद में भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी शेयर करें, आप प्लीज चैनल को भी रिकमेंड कर सकते हैं। अपना भला भी कीजिए और लोगों का भला भी कीजिए। पढ़ाई का सबसे बड़ा काम यही होता है, जितना दान दोगे, जितना नॉलेज आपको है, जितना ज्ञान दोगे उतना ज्ञान आपको मिलेगा, तो दैट इज द मेजर रूल ऑफ द नॉलेज। हमारे चाहे गुरु हो, गुरु अपनी नॉलेज बच्चों में देते हैं, आगे वो प्रथा चलती जाती है, तो एक्सपैंड द नॉलेज। कन्याकुमारी या फिर विशाखापट्टनम, कोची, केरला, तो मेरे पास आंसर आ रहा है केरला। ओके, और कोई बच्चा, और कोई कैंडिडेट जो आंसर देना चाहेगा। तरुण सर आपने ये आंसर दिया है केरला, सोच समझ के दिया है कि तुक्का मारा है। मैं आपसे यही पूछूंगी, ये जस्ट शॉर्ट है या जस्ट यू नो दैट कि राइट आंसर इज केरला। तो कौन दे रहा है, अनुपमा कुमारी जी, अलका चौधरी, देन ईशा ठाकुर। आप प्लीज इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, मैं देखना चाहूंगी किसका आंसर सही आता है। और प्लीज ज्वाइन द सीरीज जितना हो सकता है। चलिए बताइए इसका सही आंसर। देखिए ये जो इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज है, ये M.K. स्टॉलिन ने इनेगोरेट किया था, एंड दिस ब्रिज कन्वर्ट थिरुवल्लर
और जो आपका स्टैचू है विवेकानंद का स्टैचू वो कहाँ पे है, मैंने आपको हिंट दे दिया मैम। 170 का सी, एक सेकेंड। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित होगा, मात्राएं आप देख सकते हो अलका चौधरी, पर है ये वर्ड अप्रत्याशित। ठीक है, आपका कोची, केरला, विशाखापट्टनम, कन्याकुमारी या तमिलनाडु, तो यह आंसर आएगा कन्याकुमारी तमिलनाडु, क्योंकि ये जो फर्स्ट ग्लास ब्रिज है पहली बार इंडिया में इनॉग्रेट हुआ है, एम के स्टॉलिन ने किया है। तो एम के स्टॉलिन कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं, और इन्होंने जो है थिरुवल्लर और कन्याकुमारी का जो वो विवेकानंद का स्टेचू है उससे कनेक्ट किया गया है। तो तुक्का, वेरी गुड सर, पर योर तुक्का इज रॉन्ग। Where was Guru Gorakhnath Ayush University inaugurated? इन उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर या फिर आपका लखनऊ। Where was गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी? चलिए इसका आंसर बताइए। आप बताइए इसका आंसर। गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या गोरखपुर? तो इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज नहीं, वाराणसी नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, आंसर इज गोरखपुर। गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में ये गुरु गोरखनाथ से ही याद रखना, गुरु आपका गोरखपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the operation under which Narcotics Control Bureau busted the darknet drug racket? उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्कनेट ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया है? मतलब ये जो डार्कनेट ड्रग रैकेट है इसको तोड़ा है आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, वो कौन सा ऑपरेशन था? आपका ईशा ठाकुर जी, आपका सही आंसर है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? ऑपरेशन एप्पल, ऑपरेशन मेलन, ऑपरेशन टाइगर या ऑपरेशन स्टॉर्म? मैं आपका आंसर जानने की कोशिश कर रही हूँ, अदरवाइज आपको स्क्रीन विजिबल है? सी, देखिए ना तो ऑपरेशन स्टॉर्म है, ना ही टाइगर है, ना ही एप्पल है, इट्स वाटरमेलन, दैट इज कॉल्ड एज द ऑपरेशन मेलन। इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन मेलन। विच सिटी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट? पहला कौन से शहर ने भारत का पहला डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? जयपुर, इंदौर, नोएडा, लखनऊ? जयपुर, इंदौर, नोएडा, लखनऊ। तो देखिए कौन सी सिटी है जिसने एड्रेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो भी डिजिटल? ना तो वो नोएडा है, ना ही लखनऊ है, ना ही जयपुर है। राइट आंसर इज इंदौर। इंदौर वो एक ऐसी सिटी, स्टॉर्म गलत है, इंदौर एक ऐसी सिटी है। यस ईशा ठाकुर जी, राइट आंसर, दैट इज ऑपरेशन मेलन। इसका राइट आंसर होगा इंदौर। इसका सही आंसर क्या है? इंदौर। इंदौर एक ऐसी सिटी जिसको हम क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? इंदौर। ठीक है, तो आज के थे ये क्वेश्चंस। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया हो। तो पहले तो ये बताइए आपको क्लास कैसी लगी और कंटेंट। अगर कंटेंट पसंद आया ना तो आप अपने दिल छोड़ के जा सकते हैं या फिर अपने इमोशंस छोड़ के जा सकते हैं। यस, राइट आंसर इज इंदौर। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे जैसे टाइम मिलेगा क्लासेस आएंगी, आपको क्लासेस मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि क्लासेस मिस भी हो सकती हैं। तो आपके साथ कल की क्लास भी डील होगी, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
जितना टाइम मेरे से बन पाएगा मैं क्लासेस दूंगी, पर मैं आपको एक बार फिर नोटिफाई कर दूं, टीजीटी कमीशन की डेट्स जो है वो 31 तक जो है भर दी गई हैं, यानी फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर दी है। जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा प्लीज फॉर्म भर लीजिए। पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जिस तरह से डेट को एक्सटेंड किया गया है, कंपटीशन विल बी वेरी हाई, कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, मैक्सिमम कैंडिडेट्स होंगे। तो ये मान के चलिए मेरिट भी हाई जा सकती है, मेरिट लो भी जा सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर। थर्ड, अगर आपने तैयारी करनी है तो इधर उधर भागने से अच्छा पहले एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक्स पढ़िए, प्रीवियस पेपर सारा 11th एंड 12th का, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन पहले अपना बेस टॉपिक्स क्लियर कर लीजिए, मैक्सिमम पेपर वहां से आता है। पेपर डेप्थ में भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, तो मैं ये, अगर कई बच्चे जो डेप्थ में भाग रहे हैं ना और बेसिक को छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले बेसिक को पकड़िए फिर एडवांस को पकड़िए, डोंट मेस अप विद द कि हम एडवांस पढ़ेंगे तो बेसिक हो ही जाएगा। बेसिक पढ़िए, क्योंकि कई बार पेपर इतना बेसिक आता है कि हम छोटी से छोटी गलती करके पेपर में अपनी मेरिट को खो देते हैं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस बच्चा इस तैयारी कर रहा है वो पहले 11th-12th की बुक्स पढ़े, चाहे वो आर्ट्स का कैंडिडेट है, चाहे पीसीएम का कैंडिडेट है, चाहे पीसीबी का है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा साइको में सबसे बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि साइको पढ़ें या फिलोसफी। देखिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहाँ पे टीचर, यू आर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, यू आर ट्रेन्ड, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेंड है, आप टीचर बन गए हैं, तो टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है हाउ यू डील विद द स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट टीचर एप्टीट्यूड, एंड सेकेंड वन इज द कमीशन, जितने भी कमीशन है उनको पढ़ लीजिए, जितने भी आपकी एनईपी की पॉलिसी को जरूर पढ़िए, उसको खा लीजिए, उससे क्वेश्चंस आएंगे आपको जो, क्योंकि पिछले पेपर्स में यही आया, साइको के बहुत पिक्यूलियर क्वेश्चन आते हैं, प्याजे की थ्योरी आएगी आपको, जो है डिफरेंट ऑथर्स आते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी आएगी, जो थ्योरीज हैं उनको पढ़िए, लेकिन फोकस करना फिलॉसफी में, क्योंकि फिलॉसफी से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पिछले पेपर्स में देखे हैं। जनरली अगर हम 94 का पेपर भी देखें तो वो सारा फिलॉसफी से भरा है, साइको से नहीं। और आजकल क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है, तो उसमें फिलॉसफी या आपका टीचर एप्टीट्यूड जरूर पूछा जाएगा, अगर ये पुराने पेपर्स या पिछले पेपर्स को पकड़ते हैं। तो प्लीज जितने भी कैंडिडेट्स हैं टीजीटी के लिए, ये नहीं कि हम टीजीटी पे ही फोकस कर रहे हैं, तो आने वाले पेपर्स हैं उन पे भी फोकस कीजिए। टीजीटी का पेपर इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, ये आएगा या तो सितंबर के एंड में आएगा या अक्टूबर, तो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, और जब भी आपको टाइम मिलता है क्लासेस को देखिए। इन पेपर्स, अभी आपके सामने पिछले पेपर्स आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि पेपर्स की तैयारी करके आपको यहाँ से भी जितने पेपर्स आप चुनो, तो ये मेडिकल, नॉन मेडिकल एज वेल एज आपके आर्ट्स, उन सब के लिए क्लास बहुत जरूरी है। जो कैंडिडेट ये सोच रहा है कि मेडिकल या नॉन मेडिकल के बच्चे हमारे लिए आर्ट्स की क्लास जरूरी नहीं है, भाई मेडिकल एंड नॉन मेडिकल ने जनरल पेपर तो देना ही देना है, जनरल पेपर में यहीं से क्वेश्चंस उठाएंगे, तब उस टाइम हमारे जो नंबर है यही जीके आएगी, यही इंडियन जीके हमारे पेपर्स में भी आएगी। तो प्लीज जो भी मेडिकल और नॉन मेडिकल का कैंडिडेट है वो आर्ट्स की क्लासेस को जरूर देखिए। आपकी आर्ट्स की क्लासेस, अगर आप आर्ट्स का कंटेंट देखते हो तो यू आर प्रिपेयर, यू आर फुली प्रिपेयर फॉर द टीजीटी मेडिकल पेपर का जनरल सेक्शन। जनरल के 60 क्वेश्चंस आपने कर लिया, और अगर मेडिकल का कैंडिडेट 120 में से 90 नंबर ले गया और 60 नंबर उसमें ले गया, तो आप प्रॉपरली मेरिट लिस्ट में एंटर कर जाओगे। तो डोंट मिस द आर्ट्स क्लासेस, स्पेशली फॉर द मेडिकल एज वेल एज द नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, और आर्ट्स की क्लासेस को भी आर्ट्स के कैंडिडेट, सेम थिंग सिनारियो जो है ये आर्ट्स वालों के लिए भी चलता है। अगर मेडिकल की क्लासेस लग रही हैं तो मेडिकल की क्लासेस में आर्ट्स का उनको भी ज्वाइन कीजिए, आर्ट्स का सेक्शन पहले डील किया जाता है, तो वो भी पढ़ लीजिए, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने कैंडिडेट चैनल को रिकमेंड कीजिए, यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो टेक इट, सी यू, कल मिलते हैं। अभी थोड़े दिन क्लासेस जो है वो 12 साढ़े 12 के बीच में लग जाया करेंगी, जब तक मेरे से बन पड़ रहा है। शाम को क्लासेस आजकल मैंने डिले की हैं, अब देखते हैं आज का सिनेरियो और क्या मेरे जो है कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो जिसकी वजह से जो है क्लास कभी अप एंड डाउन हो सकती है, पर मैंने टाइम 12 बजे कर दिया, 12 साढ़े 12 के बीच में। तो बाय बाय, टेक केयर, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।
जी बन्ना देवी जी, क्लास का टाइम थोड़े दिन चेंज किया है, पर अभी जो है क्लासेस चल रही हैं। अगर आप बस थंबनेल देख लेना थोड़े दिन कि क्लासेस लग रही हैं, ठीक है।